बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने RS कन्फिग्रेशन पढ़ा था। R का मतलब मैंने बताया था रेक्टस और S का मतलब मैंने बताया था सिनिस्टर। R का रेक्टस का मतलब हुआ राइट और सिनिस्टर का मतलब हुआ लेफ्ट। फिर मैंने आप लोगों को RS कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक पढ़ाया था। वो ट्रिक क्या था? मैंने बोला था 3 बातें ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? लोहार, लवकर, लड़कर। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट को देखते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। सेकंड का मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन क्लॉकवाइज आर। लास्ट वाले का मतलब क्या हुआ? लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की बात किस में होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की बात होती है फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये लोहार और लवकर काम आएंगे फिशर प्रोजेक्शन में। डैश लाइन, डैश लाइन की बात किस में होती है? डैश लाइन की बात होती है वेज डैश प्रोजेक्शन में। तो ये लड़कर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर, ये काम आएगा वेज डैश प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? CIP रूल से हम लोग क्या करते हैं? CIP रूल से प्रायोरिटी निकालते हैं, फिर उस प्रायोरिटी में 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ घुमाते हैं। वो घुमाना एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है, और उसी के बेसिस पे नेमिंग देते हैं। कहीं अगर इसमें से कुछ भी उल्टा हो गया तो फिर नेम भी उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो और आप एंटी क्लॉकवाइज की जगह में क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो R की जगह में क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। सीधी सी बात। तो ये कहीं भी अगर कोई भी एक चेंज होगा तो नेम आप पलट दीजिएगा, बस काम खत्म हो गया। ये आप पहले से जानते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो कंसेप्ट समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिया CHO, फिर मैंने नीचे भी CHO ले लिया। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ मैंने CHO लिया है। फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया? OH, और यहां पर ले लिया H, और फिर इस तरफ ले लिया OH और इधर ले लिया H। ये मैंने लिया। अब पहले देखते हैं इसमें, ये देखिए इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच है चारों, OH, CHO, H और ये बड़ा सा ग्रुप, ये कायरल सेंटर हो गया। फिर इधर हमने देखा इस कार्बन से एक OH, एक CHO, एक H और ये बड़ा सा ग्रुप, ये भी कायरल सेंटर हो गया। 2 कायरल सेंटर हो गए। अब हमको यहां पर मान लीजिए कि इसका नेम देना हो, IUPAC नेम देना हो, तो हम लोग क्या देखेंगे? इधर CHO है, इधर भी CHO है। अगर नंबरिंग करना हो IUPAC सिस्टम के हिसाब से तो हम लोग सबसे देखेंगे, अरे यार CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, PFG है, और साथ में इसके पास कार्बन भी है, तो ये मेरे लिए पेरेंट कार्बन चेन PCC हो जाएगा। इस PCC में यहाँ पे इसको नंबर 1 दिया तो इसको नंबर 2, तो इसको नंबर 3 या फिर इसको नंबर 4। हम चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबरिंग हो जाएगी। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 दे सकते हैं। मतलब क्योंकि ऐसा क्यों कर सकते हैं? देखिए इधर से आता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? सेकंड पोजीशन पर OH, थर्ड पोजीशन पर OH। उल्टा गया तो भी सेकंड पे OH और थर्ड पे OH है। तो इस केस में, सिर्फ इस केस की बात करो, ऐसा नहीं बोलना हो कि सब केस में ऐसा लगा दीजिए। यहां पर हमको क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल कंडीशन दिख रहा है। तो हम लोग नंबरिंग, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं CHO की जगह में CH2OH कर देता। अब CH2OH और CHO में से CHO का प्रायोरिटी ज्यादा है IUPAC सिस्टम में, जो हमने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको नंबर 1 देना पड़ेगा और इसको नंबर 4 देना पड़ेगा। ये हो गई पुरानी कहानी। चलिए अब फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पर हमने दोनों तरफ CHO लिया है, यहां भी CHO, यहां भी CHO, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको सिखानी है। यहां पर हमने देखा कि 2 कायरल सेंटर है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी गिवन कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो, डेफिनेटली वो एसिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर 2 कायरल सेंटर हो तो हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है एसिमेट्रिक हो। मॉलिक्यूल को चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल में देखा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने का प्रयास करिए। CHO का मिरर इमेज CHO, चलो बहुत अच्छी बात है। H का मिरर इमेज OH नहीं हो सकता, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के कारण POS नहीं हो, यहाँ पर COS भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक होने के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा।
अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये हम पहले से जानते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर कहें मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, दो में से कुछ भी बोलो, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उससे बनने वाला मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, उससे बनने वाला मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर CHO इसका मिरर इमेज बना दिया। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, बहुत ज्यादा लफड़े में मत पड़िए, मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए आप लोग सीधा सीधा क्या करिए, मॉलिक्यूल का नेचर पहचानिए। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हुआ, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ तो मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगा, ढक लेगा उसको, और अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हुआ तो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये दोनों इनएंसियोमर्स हैं। हमने क्या पढ़ा था, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर इनएंसियोमर्स। मैंने यहां पर इस मॉलिक्यूल के ये दो फॉर्म्स बना दिए, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, बहुत ध्यान समझते जाइएगा। अब मैं ऐसा करूंगा, इसमें देखिएगा ध्यान से, एक OH इधर था, एक OH इधर था, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, CHO जबकि है। मैं इसमें दूसरा केस लेता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, CHO रहना चाहिए दोनों तरफ। मैं यहां पर क्या करता हूं, CHO HOH ऐसा केस ले लिया। देखिए जरा ध्यान से, POS है कि नहीं, कायरल सेंटर है यहां पर, कायरल सेंटर, यहां देखिए OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, CHO का मिरर इमेज CHO। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक भी सिमेट्री एलिमेंट हो आ गया तो अपना काम चल चुका है, आगे चलते हैं। POS है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। POS COS में से कोई एक हो जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ये कंपाउंड क्या होगा, एक्चुअल में ये मीजो कंपाउंड होगा, ये एक्चुअल में मीजो कंपाउंड होगा। मान लीजिए मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, थोड़ी देर के लिए समझिए, मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसका मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगा, इसलिए आइडेंटिकल मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां इसका मिरर इमेज बनाता हूं, CHO HOH, सॉरी मिरर इमेज बना रहे हैं अपन, तो लगना चाहिए मिरर इमेज ही है, देखिएगा ध्यान से, OH H, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये दोनों एक्चुअल में आइडेंटिकल है। तो ये मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं 3, बाद में इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, और ये हो गया 4। ठीक है, अब मैंने यहां पर इस मॉलिक्यूल के लिए 4 पॉसिबिलिटीज लिख दी। अभी मैं यहां पर इन सब का RS कन्फिग्रेशन लिखूंगा। RS कन्फिग्रेशन लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CIP रूल फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर इस कायरल सेंटर के लिए देखिए, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 4 और इसका प्रायोरिटी 3। 1 2 3 घुमाइए, ये कैसे घुमा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ बैठे हैं, हॉरिजेंटल लाइन में, तो किसको याद करेंगे, लोहार को याद करेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R, घुमाया कैसा, एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाया, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं, इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। इस कायरल सेंटर के लिए देखते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 2, ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 3 और ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 4। कैसे घुमाएंगे, 1 2 3 1 2 3, ये कैसे घुमाया, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दिया। लोएस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजेंटल लाइन, तो फिर से किसको याद करेंगे, लोहार को याद करेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी
हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे और रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, तो हम लोग इसके लिए नाम देना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं, हम लोग इस कंपाउंड के लिए अगर नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, आईयूपीएसी नेम देना हो तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, इधर जाएंगे तो भी 1 2 3 4 आएगा, 2 और 3 पे ही आएगा, दोनों आर आर है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2R 3R। बाकी इसके आगे इसका आईयूपीएसी नेम जो आपको सिखाया गया है, वर्ड रूट, उसके पहले P2 P1, उसके बाद S1 S2, उसके अकॉर्डिंग नाम लिख लेंगे, वो आप पहले से जानते हैं। चलिए ऐसे ही इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो पहले पूरा नाम लिख लेंगे और उसके पहले इसका RS कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। चलिए ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है। CIP रूल से प्रायोरिटी देखिए, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1। भाई क्या सीखा है CIP रूल में, किसी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। फर्स्ट एटम छूट जाए, सेम हो जाए, तो सेकेंड एटम पे जाइए। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो ऑब्वियस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, क्या देखेंगे, C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O को तोड़ेंगे तो OOH लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH है तो OOH ऐसे लिखेंगे। जबकि यहाँ देखेंगे ये कार्बन है और कार्बन से एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, OCH, तो O सेम हो गया, O का एटॉमिक नंबर इसके लिए ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी इस बड़े वाले ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगी। वो आप पहले से जानते हैं, CIP रूल जो आपको सिखाया गया बिल्कुल अप्लाई करना है, कुछ खतरनाक बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, और इसकी प्रायोरिटी 3। घुमाना कैसे है, 1 2 3, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 1 2 3 घुमा दिया। ये कैसे घुमा रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ बैठा है, हॉरिजेंटल लाइन पे बैठा है, देखिए हॉरिजेंटल लाइन पे बैठा है, तो किसको याद करेंगे, लोहार को। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। यहाँ पे घुमाया कैसे आपने, क्लॉकवाइज घुमाया। ये क्या कहता है, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर, तो फिर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस। यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे है, एंटी क्लॉकवाइज अगर 1 2 3 होगा तो आर आएगा, तो क्लॉकवाइज 1 2 3 क्या हो जाएगा, एस। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। ऐसे ही इसके लिए ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका प्रायोरिटी नंबर 1, इसका प्रायोरिटी नंबर 2, इसका प्रायोरिटी नंबर 3 और इसका प्रायोरिटी नंबर 4। 1 2 3 1 2 3 ऐसे घुमाएंगे। ये कैसे घुमा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिया। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजेंटल लाइन में, तो यहाँ पर भी किसको याद करेंगे, लोहार को याद करेंगे। क्या बोलता है, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। यहाँ तो क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ये क्या हो जाएगा, एस। ये क्या हो जाएगा, एस। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर फाइनल इसका जो नाम लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, एस। यहाँ पर है, यहाँ पर भी एस है, ठीक है ना, यहाँ पर एस आया, यहाँ भी एस आया। इधर से नंबरिंग करें या फिर इधर से नंबरिंग करें, सर दोनों तरफ से कर लो। अभी ये कंडीशन सिमेट्रिकल है नंबरिंग के हिसाब से, नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2S 3S। अब जरा एक बात ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से एक बात देखिएगा, जरा ध्यान से एक बात देखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं, ये हम पहले से जानते हैं। जरा ध्यान से देखिए, आर आर था, यहाँ एस एस हो गया। आर का मिरर इमेज एस बनेगा, आर का मिरर इमेज एस बनेगा। ये आर आर से एस एस हो गया। एनेंसियोमर की पहचान यही है। अगर आपको पहचानना हो तो बहुत सिंपल है, आर आर एस एस अगर ऐसा मिले तो एनेंसियोमर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। आगे वाले कंपाउंड पे चलते हैं, इन दोनों को देखते हैं। यहां जब हम सॉल्व करेंगे, जो हमने तरीका पढ़ा है उससे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको नंबर 1 दे देते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो जाएगा प्रायोरिटी में नंबर 1, ये प्रायोरिटी में नंबर 1,
ये नंबर 2, ये नंबर 4 और ये नंबर 3। 1 2 3 घुमा दिया। ये कैसा घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ बैठा है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R। तो ये क्या हो जाएगा? R। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S हो जाएगा। अब जब इसका नाम लिखना होगा, जरा ध्यान समझिएगा, यहां पर जरा ध्यान से एक बात समझिएगा, इसमें नंबरिंग IUPAC सिस्टम के हिसाब से करना हो तो किधर से करें? सर ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ, एक ही बात है। क्यों? दोनों तरफ CHO है। IUPAC के हिसाब, और सेकंड पोजीशन पे इधर OH, इधर जाओगे तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ OH। IUPAC के हिसाब से नंबरिंग यहाँ सिमेट्रिकल बैठी हुई है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसका नाम लिखना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आया R और दूसरा आया S, तो क्या लिखूं? मैं लिख सकता हूं 2R 3S, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं इसी को मैं लिख सकता हूं 2S 3R। भाई देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं, ऐसे करता हूं ऊपर से, तो 1 2 2R 3S, इधर से करता हूं तो 1 2 2S 3R, यही मिलेगा। तो यहां पर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2R 3S लिख सकता हूं या फिर 2S 3R लिख सकता हूं। क्लियर हो गया बात इतना? चलिए इस तरफ आ जाते हैं। इसके लिए भी ऐसे ही करते हैं, यहां पर इसका नंबरिंग से CIP रूल से निकालते हैं। ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 2, ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 4 और ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 3। घुमाइए 1 2 3, घुमा दिया। कैसा घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन। किसको याद करोगे? लोहार को। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R। ऐसे ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। 1 2 3 कैसा घुमाया? 1 2 3 क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R। लोहार कहता है लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? S। यहां पर क्या हो जाएगा? S। नाम देना हो तो क्या करेंगे? अगर ऊपर से नाम चलेंगे तो 1 2 3 4 2S 3R। यहां नाम क्या दे सकते? इसको नाम क्या दे सकते? ऊपर से चलेंगे तो 2S 3R, और अगर नीचे से नंबरिंग देना चालू किया तो 1 2 2R 3S, क्योंकि सिमेट्रिकल वाली बात है यहां पर। 2R 3S। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 2R 3S, इसको देखिए 2R 3S सेम हो गया। इधर देखिए 2S 3R सेम हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये दोनों सेम है, और फिर इसी तरीके से चले तो ये दोनों भी क्या है? ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों एक ही हैं। इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे? वो आइडेंटिकल थे। गिवन मॉलिक्यूल्स क्या थे? आइडेंटिकल थे। क्लियर हुआ बात इतना? तो अगर ऐसा कंडीशन बने कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नंबरिंग सेम हो, ऊपर से नीचे और नीचे से नंबरिंग, दोनों तरफ से नंबरिंग किया जा सकता हो, जैसे यहाँ CHO है तो किया जा सकता है, यहाँ CHO होता है, यहाँ CH2OH होता तो नहीं किया जा सकता था। तो उस कंडीशन में अगर आपको एक R मिले और दूसरा S मिले तो वो कंपाउंड मीजो हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, दोनों R मिले या दोनों S मिले तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी के बेसिस पे हम लोग एक बात समझ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर पूरी कहानी को लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान समझिएगा। फर्स्ट कंपाउंड
2r3s मिला, नहीं, फर्स्ट कंपाउंड 2r3r मिला, सेकेंड कंपाउंड 2s3s मिला, सेकेंड कंपाउंड 2s3s मिला, थर्ड कंपाउंड 2r3s मिला, फोर्थ कंपाउंड 2s3r मिला। लेकिन अब यहां पर देखिएगा ये दोनों क्या है, 1 और 2 क्या है, इनेंसियोमर्स। ये दोनों क्या है, इनेंसियोमर्स। इसको मैं अलग से लिखता हूं, ये हम पहले से जान रहे हैं, पुराना कंसेप्ट है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 क्या है, इनेंसियोमर्स है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 3 और 2 3, ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स। और 3 4 क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा। देखिए एक बार पहले पुरानी कहानी दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको देखिए पहले, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया। हमने क्या सीखा है कि मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा, सुपर इंपोजिबल होगा। तो 3 4 आइडेंटिकल हो गए। फिर इधर देखिए, इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या है, यहां पर पीओएस सीओएस नहीं है, सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दोनों इनेंसियोमर हो गए, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस हो गए। तो 1 2 क्या है, इनेंसियोमर। और 3 4 क्या है, आइडेंटिकल। एक और बात देखिएगा, 1 को देखिए, यहां OH राइट में दिख रहा है, यहां OH लेफ्ट में दिख रहा है, जबकि इधर देखिए थर्ड में दोनों OH सेम साइड दिख रहा है। ये दोनों क्या रहेंगे, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियो मतलब नॉन मिरर इमेजेस। अब जरा एक बहुत काम की बात समझिएगा जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। अगर R होगा तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, S। ये क्या हो जाएगा, इनेंसियोमर। फिर अगर ऐसा होगा, R R होगा या फिर S S होगा, मतलब कि एक कंपाउंड R दूसरा कंपाउंड S, एक कंपाउंड R और दूसरा कंपाउंड R, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए ना। अभी एक कायल सेंटर पे पहले बात करते हैं। या फिर एक कंपाउंड S दूसरा कंपाउंड भी S, ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये बात हो गई किसके लिए, जब गिवन कंपाउंड में 1 कायरल सेंटर हो। ये बात हो गई जब 1 कायरल सेंटर हो। अब आ जाते हैं 2 कायरल सेंटर, जो सबसे खतरनाक काम है। समझिएगा ध्यान से, अगर R R हो तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। पहली बात, R R हो या S S हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर R S या S R हो तो इसमें 2 केसेस होंगे। सिमेट्रिकल के केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव और एसिमेट्रिकल के केस में
ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिमेट्रिकल के लिए। जैसे मान लीजिए ऐसा कंडीशन है CHO HOH HOH, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। एसिमेट्रिकल कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। एसिमेट्रिकल कंडीशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हो CHO CH2OH HOH HOH। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर CHO CHO है, यहां पर CHO और सीधे CH2OH, एसिमेट्रिकल कंडीशन है। और कायरल सेंटर है, यहां देखिए 2 कायरल सेंटर है। जबकि इसको ध्यान से देखिए, यहां पर CHO है, यहां पर CHO है और यहां पर भी CHO है। यहां पर दोनों तरफ CHO CHO और ये 2 कायरल सेंटर, ये सिमेट्रिकल हो गया। जबकि इस वाले को देखिए ध्यान से, यहां पर CHO है जबकि इस तरफ क्या है CH2OH है। तो यहां पर POS नहीं हो सकता। आप सोचिए, मान लीजिए यहां पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने जाइए, OH का मिरर इमेज OH हो गया, H का H हो गया, लेकिन क्या CHO का मिरर इमेज CH2OH होगा? नहीं होगा। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, जो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। अब देखिए इसको ध्यान कैसे रखेंगे, इस कहानी को आप समझेंगे कैसे। एग्जाम के पॉइंट अब इस बात के लिए सर इतना सब कुछ हो गया, कैसे ध्यान रखेंगे इसको भी समझ लीजिए। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि भाई R है, अगर कुछ एज्यूम कर लीजिए कि लाइट को R अगर है तो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी क्या है पता नहीं, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर क्या किया, इसने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया, इसने भी लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो क्या हो गया, दोनों ने क्लॉकवाइज घुमाया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसने भी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, दोनों ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व होगा, एक्टिव हो गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए R ने क्लॉकवाइज घुमाया तो S एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, S ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्लॉकवाइज, ऐसा मतलब अपोजिट रोटेशन होगा। ठीक है, कुछ एक एजम्पशन ले लीजिए, है ना। अब क्या हो गया, इसने ऐसा घुमाया तो इसने अपोजिट घुमाया, इसने ऐसा घुमाया तो इसने अपोजिट घुमा दिया। ठीक है ना, जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देता, नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसने मान लीजिए लाइट को ऐसा घुमाया होगा तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो जितना डिग्री ये घुमाएगा क्लॉकवाइज उतना ही डिग्री घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया। जितना डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उतना डिग्री ये क्लॉकवाइज घुमा देगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा सिमेट्रिकल कंडीशन में। एसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या होगा, ये जितना डिग्री घुमाएगा क्लॉकवाइज ये उतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा, कुछ और घुमा देगा। ऐसा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेट ऑप्टिकल रोटेशन नॉन जीरो मिल जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर वही बात लिखी गई, जरा ध्यान समझिए। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सर R आया एक्टिव होगा, क्यों, इसने अगर क्लॉकवाइज घुमाया होगा तो ये भी क्लॉकवाइज घुमा दिया होगा, कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। सर S मिला, अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसने भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा, एक्टिव हो गया। सर हमें RS मिल गया, तब जरा देखो कि इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का ग्रुप आइडेंटिकल और डिफरेंट। अगर आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, सिमेट्रिक कंडीशन हो गई, तो अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया होगा 2 डिग्री तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएगा 2 डिग्री, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर हमें R और S मिला, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, मतलब एसिमेट्रिकल कंडीशन हो गई। तो इसने अगर 2 डिग्री ऐसे घुमाया तो इसने उल्टा तो घुमाया, लेकिन मान लो 3 डिग्री घुमाया, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन तो नॉन जीरो हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इस तरीके से आप अगर समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अब जरा ध्यान से पुरानी कहानी फिर से देख लीजिए, अब आपको इसमें कंसेप्ट दिखेगा, नहीं इसके पहले रटने वाली बात दिख रही होगी।
लेकिन ध्यान रखिएगा ये एजम्पशन पर बेस्ड है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आर ने ऐसा घुमाया, इसने उल्टा घुमाया। किसी को नहीं पता होता कि आर कन्फिग्रेशन वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा पीपीएल को या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो दुनिया में किसी को नहीं पता है, वो एक्सपेरिमेंट करने पर ही पता चलता है। हर मॉलिक्यूल में अलग अलग कहानी रहती है। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, अब इसमें कहानी जरा ध्यान दीजिए। आपको ऐसा दिखा, दोनों आर है, एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, दोनों एस है, एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, एक्टिव हो गया। एक आर एक एस है, एक आर एक एस है, या एक एस दूसरा आर है, तो अगर इसने ऐसा घुमाया तो ये उल्टा घुमाएगा, ये इसने ऐसा घुमाया तो वो भी उल्टा घुमाएगा। ये उल्टा घुमाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को घुमाएंगे पीपीएल को। अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में घुमाएंगे, अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में घुमाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर एसिमेट्रिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में अनइक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात। अब देखिए इसके बेसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका मिरर इमेज लिया जाए तो हमको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंसियोमर होंगे, हम पहले से जानते हैं। और अगर मान लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका मिरर इमेज लिया जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। और ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। ठीक है ना। अब चलिए ध्यान से देखिए, तो अगर मान लीजिए आर आर हो, कंक्लूड कर रहे हैं पूरी कहानी को, जो हम लोग सीखे हैं उस कहानी को कंक्लूड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आर आर हो तो इसका मिरर इमेज क्या मिलेगा, एस एस मिलेगा। आर आर है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स होंगे। क्लियर हुआ। अगर आर एस हो तो पता नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। इसमें दो केसेस बनेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आर एस, इसमें एक केस होगा सिमेट्रिकल का, सिमेट्रिकल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, एस आर मिल गया मान लो, हालांकि वो आर एस ही रहता है दूसरी डायरेक्शन में देखने पर, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल में आप दोनों तरफ से आएंगे सेम आपको नंबरिंग मिलेगा। सिमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन, एक आर हो और दूसरा एस और कंडीशन एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो एसिमेट्रिकल मिलेगा, और इस वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के मिरर इमेज या दो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के मिरर इमेज एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनेंसियोमर्स हो जाएंगे। और एक लास्ट कंडीशन आपको ऐसा दे दिया, आर 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 एस, इसका रिलेशन
या फिर एस एस आर एस, इसका रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन पता करना हो, इन दोनों में रिलेशन पता करना हो, या फिर आर आर एस आर ऐसा हो, या फिर एस 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 आर ऐसा हो। जरा ध्यान से देखिए, इन चारों कंडीशंस को जरा ध्यान से देखिए। आर 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 एस, भाई आर का मिरर इमेज आर कैसे हो सकता है, मतलब ये मिरर इमेज ही नहीं है। एस एस, एस का मिरर इमेज चलो आर हो गया, ठीक है, एस का मिरर इमेज एस आर होना चाहिए था ना, मतलब ये नॉन मिरर इमेज है। आर का मिरर इमेज एस हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आर का मिरर इमेज आर ही रहेगा? नहीं सर, एस होना चाहिए, मतलब ये मिरर इमेजेस नहीं है। एस का मिरर इमेज एस हो ही नहीं सकता, एस का मिरर इमेज आर आना चाहिए। मतलब ये जो कंडीशंस है ये क्या बताती हैं? ये कंडीशंस बताती हैं कि नॉन मिरर इमेजेस हैं। ये क्या बताता है कि क्या है? नॉन मिरर इमेजेस। ये क्या बताता है? ये नॉन मिरर इमेजेस हैं। अगर नॉन मिरर इमेजेस होंगे तो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। ये पूरी कहानी हो गई। अब देखिए इससे होता क्या है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कंसेप्ट को सीखना, समझना, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसे आप इसको समझेंगे? कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप एक इमेजिनेशन कर लीजिएगा कि आर मान लो क्लॉकवाइज घुमाया तो एस ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसा एजम्पशन ले लीजिएगा। फिर सोचिएगा कि दोनों आर आर है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा देंगे, नेट ऑप्टिकल रोटेशन कुछ तो मिलेगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब इनेंसियोमर मिल जाएगा मिरर इमेज के लिए। फिर अगर एस एस है तो वही सेम कहानी, इसने जिस डायरेक्शन में इसने घुमाया लाइट को, इसने भी उसी डायरेक्शन में घुमा दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब कंपाउंड एसिमेट्रिक रहा होगा, कंपाउंड एसिमेट्रिक रहा होगा, उसका मिरर इमेज इनेंसियोमर होगा। तो आर का मिरर इमेज एस, आर का मिरर इमेज एस, आर आर और एस एस एक दूसरे के इनेंसियोमर होंगे। लेकिन आर एस और एस आर में दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अगर ये एसिमेट्रिक कंडीशन है तो ये आर एस और ये एस आर एक दूसरे के लिए इनेंसियोमर की तरह काम करेंगे। एसिमेट्रिक कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना, और ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन में मिरर इमेज क्या होगा? इनेंसियोमर। अगर एसिमेट्रिक कंडीशन है, अगर एसिमेट्रिक कंडीशन है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होता, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ, मतलब इनेंसियोमर हो जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक कंडीशन हुआ तो क्या होगा? जितना डिग्री ये घुमाया उतना डिग्री इसने घुमा दिया उल्टे डायरेक्शन में, जितने डिग्री इसने घुमाया उतना डिग्री इसने घुमा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन जीरो। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सिमेट्रिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको यहां पर एक कायल सेंटर में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या दिया गया था आपको, और ध्यान समझिएगा कंसेप्ट को। मॉलिक्यूल क्या था? CHO, CHO एक, अभी हमको पोजीशन डिफाइंड नहीं है, मान लीजिए कौन किधर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं OH H OH H। यहां हमने देखा ये मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल के लिए हमको समझना है कंसेप्ट, तो हमने क्या देखा? इसको बाद में लिख देंगे, नहीं तो डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, हमने क्या देखा? ये मॉलिक्यूल में जो इधर CHO, इधर CHO, या कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर देखो, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ है, दो कायरल सेंटर,
दो कायरल सेंटर और सिमेट्रिकल कंडीशन, हो गया, अपना काम हो गया। जरा ध्यान से देखिए, जो हमने लिखा पीछे कॉन्फ़िगरेशन उसको इधर लिखा है हमने, आर आर एस एस, आर आर का मिरर इमेज एस एस आएगा, ये हो गया, आर का मिरर इमेज एस, आर का मिरर इमेज एस। एक बात। दूसरी बात, इसने दोनों ने क्लॉकवाइज घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों इनेंसियोमर होंगे, देखो लिखा है 1 2 इनेंसियोमर्स, ठीक है। फिर देखो जरा 2r 3s 2s 3r, कंडीशन कैसी, सिमेट्रिकल। तो इसने अगर 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया, सिमेट्रिकल कंडीशन है ना, इसलिए। ये सिमेट्रिकल होता तो ये 2 डिग्री मान लो घुमाता क्लॉकवाइज, तो ये 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 नहीं होता तब, ठीक है ना, एसिमेट्रिकल कंडीशन में। अभी कैसा कंडीशन है, CHO CHO, HH OH OH CC, सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो क्या हुआ, R ने 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो S ने 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सिमेट्रिक है कंपाउंड डेफिनेटली, ये वाला कंपाउंड, जबकि ऑप्टिकली एक्टिव है 2r 3r, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है, POS COS चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ बात इतना। तो 2r 3s, अब सिमेट्रिक कंडीशन है ना, तो 2r 3s और 2s 3r सेम मतलब आइडेंटिकल हो जाएंगे। देखो 3 4 आइडेंटिकल लिखा है। अब जरा 1 का 3 से कंपेयर करो, 2r 3r 2r 3s, r का मिरर इमेज r हो सकता है क्या, नहीं, मतलब कि r का मिरर इमेज तो s होना चाहिए ना, r का मिरर इमेज s होना चाहिए, मतलब 2r ये तो सेम हो गया, मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, मतलब डायस्टीरियोमर हो गए। जरा देखो 1 3 डायस्टीरियोमर, ऐसे ही 2 3 जरा चेक करो, 2 3 2s 3s, s का मिरर इमेज r हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो s ही रह गया ना, मिरर इमेज नहीं है, मतलब नॉन मिरर इमेज हुआ, तो डायस्टीरियोमर हो गया। इनेंसियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, डायस्टीरियोमर क्या होता है, नॉन मिरर इमेज, और आइडेंटिकल तो आप जानते ही हैं। ये हो गई एक्चुअल में पूरी कहानी। तो ये जो एग्जाम्पल लिया गया एक्चुअल में, ये एक कंसेप्ट को सिखाने के लिए लिया गया है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताया गया, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर इसका हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे तो ये और परफेक्ट हो जाएगा। वीडियो पॉज करके पहले जितना दिखाई दे रहा है उतना नोट करिए। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा CHO, या ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O H CHOH CHOH C डबल बॉन्ड OH, ये लिख लीजिएगा पहले। ये एक कायरल सेंटर यहाँ पर, ये एक कायरल सेंटर यहाँ पर, और फिर अब हम लोगों ने इसके लिए पूरी कहानी तैयार करी, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इस मॉलिक्यूल के लिए हमने कहानी तैयार करी है, और इसके बेसिस हमको पता चला इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल 3 आइसोमर्स आए, ये दोनों मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों इनेंसियोमर, और तीसरा एक मॉलिक्यूल जो इन दोनों के लिए डायस्टीरियोमर की तरह काम करेगा, मीजो कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मॉलिक्यूल ऐसा नोट करिए हेडिंग की तरह, ठीक है। 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो पॉज करके ये फोटो बनाइए, यहां लोहार लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके ये फोटो बनाइए। उसके बाद इसके नीचे ये नाम लिख लीजिए, उनके नीचे नाम लिख लीजिए, इधर वाले में 2r 3r और उधर वाले में 2s 3s, 2r 3r 2s 3s दिख ही रहा है। देखो r का मिरर इमेज s, r का मिरर इमेज s, r r दोनों एक तरफ घुमाएगा, s s दोनों एक तरफ घुमाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड मिरर इमेजेस,
नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, इनएंशियोमर हो गए, कंफर्म बोल सकते हैं आप बिना पीओएस सीओएस चेक किए हुए। ये पढ़ा क्यों रहा हूं मैं, आपको पीओएस सीओएस चेक करने के लफड़े में नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्टली बता देंगे। अब आप इसको नोट करिए, ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, आप जानते हैं। मीजो कंपाउंड्स के मिरर इमेज एक दूसरे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आप पहले से जानते हैं, आइडेंटिकल। नोट करिए जल्दी इस वीडियो पॉज करके ये। ठीक है, उसके बाद फिर ये नोट कर लीजिए और यहां पर आइडेंटिकल लिख लीजिएगा। आइडेंटिकल इसलिए क्यों, कंडीशन सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन है इसलिए आइडेंटिकल हो गए। अगर सोचिए एसिमेट्रिक होता तो 2r3s के बदले में 2s3r नहीं लिख सकते थे ना। मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां पर CH2OH होता तो ऊपर से लिखा 1 2 3 4, तो क्या नीचे से भी 1 2 3 4 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। आपको नंबरिंग CHO से CH2OH की तरफ ही करना पड़ता IUPAC नेम के हिसाब से। तो वहां पर आप इसको 2 और इसको 3 ही देते, आप नहीं लिख सकते थे इसको 2 और इसको 3। सीधी सी बात है, ये क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां पर हमने देखो 2r3s को 2s3r लिख दिया, मतलब ऊपर से नीचे नंबरिंग किया, यहां ऊपर से नीचे नंबर दिया 1 2 3 4 और यहां नीचे से ऊपर नंबर दे दिया 1 2 3 4। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि कंडीशन सिमेट्रिक थी इसलिए। क्लियर हुआ बात इतना। चलिए जल्दी से ये नोट कर लीजिए। अब उसके बाद ये जो हमने यहां सीखा इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ऐसे एक कर्ल करके बना है, इसका मतलब यहां पर H और OH का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट करिए। उसके बाद फिर ये नोट करिए 1 कायरल सेंटर की कहानी, 1 कायरल सेंटर की कहानी। वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, उसके बाद ये नोट करिए, यहां हेडिंग लिख लीजिएगा 2 कायरल सेंटर्स। यहां लिख लीजिएगा हेडिंग 2 कायरल सेंटर्स। ठीक है, अब ये नोट करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट करिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर ये नोट करिए वीडियो पॉज करके, ऑप्टिकली एक्टिव के मिरर इमेजेस इन एंशियोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव के मिरर इमेजेस आइडेंटिकल। ऑप्टिकली एक्टिव कब मिलेगा, जब कंडीशन कैसी हो, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा जैसे कि मीजो कंपाउंड, ठीक है, तो उस केस में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ये दोनों नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। फिर उसके बाद ये नोट करिए इसके बाद इतना नोट करिए, और लास्ट में ये नोट कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ रिलेशन हम किसके बीच में देख रहे हैं, इन दोनों और इन दोनों के बीच में, एंड, यहाँ एंड लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गई पूरी कहानी। चलिए अब देखिएगा, जो हमने अभी सीखा इसका एप्लीकेशन समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द रिलेशन, लिखिएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ दो मॉलिक्यूल दिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, 1 लिख लेता हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिए गए। एक मॉलिक्यूल देखिएगा ध्यान से, ऐसा दिया गया आपको, यहाँ मान लीजिए CHO, थोड़ा चेंज करते हैं, CHO कई बार हो गया, यहाँ लिख लेते हैं COOH, यहाँ लिख लेते हैं CH3, यहाँ लिख लेते हैं NH2 और यहाँ लिख लेते हैं H। एमाइनो एसिड ले लिया हमने, और यहाँ पर ये दे दिया COOH, यहाँ पर दे दिया H, यहाँ पर दे दिया NH2 और यहाँ दे दिया CH3। और इन दोनों मॉलिक्यूल 1 और 2 के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, मतलब कि ये दोनों इनेंसियोमर हैं, कि ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं या फिर आइडेंटिकल है, क्या है। तो डायस्टीरियोमर तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, इनेंसियोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, भाई एक ही कायरल सेंटर है ना, तो डायस्टीरियोमर की बात यहाँ तो नहीं हो सकती इस केस में। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका RS कन्फिग्रेशन लिखेंगे, RS कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, इसको 1 दे दिया, हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर 4 दे दिया, यहाँ C से O अटैच है तो ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। घुमाइए, 1 2 3 घुमा दिया। ये कैसा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्योरिटी कहाँ पर है, हॉरिजेंटल लाइन में। किसको याद करोगे, लोहार को याद करोगे। लोएस्ट प्योरिटी हॉरिजेंटल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज R। एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया है तो ये क्या हो गया, कन्फिग्रेशन इसका R हो गया। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, ये NH2 के लिए नंबर 1 दे दिया, ये इसके लिए नंबर 2 हो जाएगा, इसके लिए नंबर 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए नंबर 4 हो जाएगा। लोएस्ट प्योरिटी यहाँ पर कहाँ पर है, वेज लाइन में। हमारे पास ट्रिक क्या है, लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज R, लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज R। यहाँ तो लोएस्ट प्योरिटी कहाँ पर है, वेज लाइन पर है। जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको देखिएगा ध्यान से, इसमें करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट को सीखिएगा। हम लोग इन्हें देखा कि भाई लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन पर नहीं है। भाई लोएस्ट प्योरिटी कौन है, हाइड्रोजन है। फर्स्ट प्योरिटी, सेकेंड प्योरिटी, थर्ड प्योरिटी एंड फोर्थ और लास्ट प्योरिटी या लोएस्ट प्योरिटी हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पर वेज लाइन पर है। जबकि ट्रिक क्या कहता है, लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इस मॉलिक्यूल में इंटरचेंज करेंगे, 1 इंटरचेंज। क्या करेंगे, 1 इंटरचेंज। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इस COOH को यहीं रहने दो, मत हिलाओ डुलाओ इधर कहीं भी। इस CH3 को भी यहीं रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो इस CH3 में। अगर मैं इस H को NH2 की जगह में ले जाऊं और इस NH2 को H की जगह में लाऊं, NH2 इधर आया, H इधर गया, ये एक इंटरचेंज हुआ। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इस H को NH2 की जगह में लेके चले गए और NH2 को H की जगह में लेके आ गए, ऐसा मिला। अब ऐसा करने से हुआ क्या, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन का है ये कहाँ चला गया, डैश लाइन पे चला गया, अपना काम हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 4, ये हो जाएगा नाइट्रोजन 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लगा दीजिए लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज R। यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते थे
क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे थी ही नहीं, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे थी ही नहीं, तो ये यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर नहीं लगा सकते थे। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, 1 इंटरचेंज किया और लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को डैश लाइन पर लेके चले गए। अब ऐसे क्या होगा जरा देखिए, 1 2 3 ये हमारा वेज लाइन है, और इसको हाईलाइट कर देता हूं वेज लाइन को। ठीक है, ऐसे इधर भी इसको हाईलाइट कर देता हूं वेज लाइन को। जो वेज लाइन जहां पे वहीं रहने देना है, सिर्फ ग्रुप को इधर का उधर, उधर का इधर कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पर आ गया, डैश लाइन पे आ गया। 1 2 3 घुमाइए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 घुमा दिया। कैसे घुमा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर होता है। यहां तो आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या हो जाएगा, एस। लेकिन आपको कंपैरिजन इसका नहीं करना था, आपको कंपैरिजन इसके लिए करना था। तो अगर ये एस है, अगर ये एस है तो फिर ये आर होगा, ये आर होगा। सर क्यों होगा आर, क्योंकि आपने यहां पर 1 इंटरचेंज किया है। 1 इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि ये एस आया तो मतलब इंटरचेंज के पहले आर रहा होगा। अगर आपने 2 बार इंटरचेंज किया तो क्या होगा, कहीं आपको 2 इंटरचेंज करना हो तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 2 इंटरचेंज करना पड़े तो 1 इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, अगर ये एस आया तो इंटरचेंज के पहले आर रहा होगा। अगर 2 इंटरचेंज करने पड़े तो क्या होगा, मान लीजिए एस आया तो 1 इंटरचेंज के पहले आर रहा होगा और उस 1 इंटरचेंज के पहले एस रहा होगा। तो 2 इंटरचेंज पर जो यहां पर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन 1 इंटरचेंज पर जो यहां आंसर मिलेगा उसका अपोजिट आंसर करना होगा। एस मिला तो आर, आर मिला तो एस। क्लियर हुआ, ये एक छोटी सी कहानी है। अब हमने क्या देखा यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा, कितना इंटरचेंज है यहां पर, कितना इंटरचेंज है, 1 इंटरचेंज है। तो 1 इंटरचेंज है, इसलिए ये एस, इसका आंसर एस है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, इसका आंसर क्या है, एस है, तो इसका मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, आर रहा होगा। क्लियर हुआ। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे पूरा सब कुछ दिख जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, हमें इस 1 और 2 का कंपैरिजन पूछा था। हमने 1 का कन्फिग्रेशन निकाल लिया, आर मिला। 2 का कन्फिग्रेशन निकालना था तो चले गए, तो देखा क्या लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे है ही नहीं, वेज लाइन पे है। ये डैश लाइन है, डॉट 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 जो है डैश लाइन है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे था ही नहीं। तो हमने क्या देखा, अरे अरे हाइड्रोजन को अगर इस NH2 हम ले जाऊं तो लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन इस डैश लाइन पे चला जाएगा और बदले में NH2 को इधर लेके आओ। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, NH2 को लेके इधर आए और H को लेके उधर गए, 1 इंटरचेंज करना पड़ा। यहां पर ये 1 इंटरचेंज हो गया। लिख देता हूं 1 आपको 2 से ज्यादा इंटरचेंज नहीं करने पड़ेंगे, या तो 1 करना पड़ेगा या 2 करना पड़ेगा, उससे ज्यादा इंटरचेंज नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, इस H को इधर लेके चले गए और इस NH2 को इधर लेके आ गए, 1 इंटरचेंज कर दिया। इससे जो कन्फिग्रेशन मिला उसका हमने नाम दे दिया, पता चला S आया। इसका नाम क्या है, S आया। ये इसका नाम S आया तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का नाम क्या रहा होगा, तो कैसे बोलेंगे, इसमें 1 इंटरचेंज किया ना तो S का R हो रहा होगा, मतलब पहले वाला मॉलिक्यूल R कन्फिग्रेशन में रहा होगा। 2 इंटरचेंज करते तो क्या आता, सेम आ जाता, जो यहां नाम आता वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल का भी नाम आ जाता। अब हमको क्या पता चला, ये दोनों क्या दिखे, 1 और 2 R। हमको क्या दिखा, हमको क्या दिखा, 1 क्या है R, 2 क्या है R। इसका मतलब 1 और 2 क्या है, आइडेंटिकल। 1 और 2 क्या है, आइडेंटिकल। क्लियर हुआ बात, इतना ये हो गया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया,
CH3 COOH NH2H ऐसा दे दिया। और एक मॉलिक्यूल आपको ये अमाइनो एसिड है एक्चुअल में, मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ले लिया NH2, ठीक है, यहाँ पर ले लिया H, यहाँ ले लिया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर ले लिया CH3। और अब आपसे पूछा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे कर देते हैं, इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। चलिए अब आप क्या करेंगे, पहले इसमें RS निकाल लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर तो एक दूसरे में भी कन्वर्ट करने में कन्फ्यूजन भी होता है और कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, RS कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। एक कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, यहाँ पर देखिए कायरल सेंटर है, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 4 और इसका प्रायोरिटी 3। अभी लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन में है। पहले घुमा लो 1 2 3, 1 2 3 घुमा लिया। ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो लव कर, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन क्लॉकवाइज आर। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर हो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आर आता है। यहाँ तो हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब ये क्या होगा, एस होगा। ये क्या होगा, एस होगा। बहुत बढ़िया बात है। इधर आते हैं, जब हमने ये मॉलिक्यूल देखा तो हमको क्या दिखा, अरे यार यहाँ तो ये NH2 प्रायोरिटी पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 1 प्रायोरिटी, एक सेकेंड, ये हो गया 1 प्रायोरिटी CIP रूल से, ये हो गया 2 प्रायोरिटी, ये हो गया 4 प्रायोरिटी और ये हो गया 3 प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी लिख लिया। अब हमने क्या देखा, अरे यार लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे नहीं है। देखो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है और डैश लाइन यहाँ है। अब अगर मुझे इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाना है तो मुझे 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। कैसे, जरा देखिए, H को पहले CH3 के साथ हटाओ, रिप्लेस करो ऐसे, या फिर COOH के साथ कर लो, वो भी चलेगा। H को पहले CH3 के साथ इंटरचेंज किया, H यहाँ आया, CH3 यहाँ गया, फिर एक बार H को NH2 के साथ इंटरचेंज करो। 2 बार करना पड़ेगा इंटरचेंज। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां हम इसको साइड करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। ये मॉलिक्यूल है, हमने क्या देखा, अरे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या देखा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे नहीं, यहां बैठा हुआ है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी, इसको यहां ले जाना है। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे तो इस H को CH3 के साथ इंटरचेंज। चलिए इसमें कलर ले लेते हैं थोड़ा सा हम दूसरा, ताकि रिवीजन करते टाइम इजी रहे। मैं लिख देता हूं यहां पर फर्स्ट इंटरचेंज। हमने क्या किया, इस CH3 को इधर लेके आ गए और H को इधर लेके चले गए। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमको, जरा ध्यान से देखिएगा। ये डैश लाइन हो गया, ये वेज लाइन हो गया। इससे क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर के इंटर कन्वर्जन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा सीधा RS कॉन्फ़िगरेशन से करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। ये हो गया और एक
एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन ये है। हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, हम इस H को यहाँ लेके चले आए और CH3 को इधर लेके चले आए और COOH में कोई चेंज नहीं किया और अभी NH2 में कोई चेंज नहीं किया। क्या अभी भी लोएस्ट प्योरिटी हाइड्रोजन, ये लोएस्ट प्योरिटी मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन ये डैश लाइन पे पहुँच पाया? नहीं, तो हमको एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा। तब हम करेंगे सेकेंड इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज। तो उससे क्या होगा, अब सेकेंड इंटरचेंज में हम क्या करेंगे, इस H को NH2 की जगह में ले जाएंगे और NH2 को H की जगह में ले जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इंटरचेंज करने से क्या हुआ, ये H यहां चला गया, ये NH2 यहां पर आ गया, ये CH3 यहां पर है और COOH यहां पर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी NH2 की, फिर COOH की, फिर CH3 की और फिर हाइड्रोजन की। अब क्या करेंगे, 1 2 3 घुमा लीजिए, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 1 2 3। ये कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया। ट्रिक क्या है, लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर, और क्लॉकवाइज ही घुमाया, तो ये क्या है आर। अब अगर ये आर है तो फिर आप इसके पीछे वाले को लिख सकते हैं। कैसे, ये अगर आर है तो ये क्या रहा होगा एस, और अगर ये एस है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, अगर ये एस है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा। देखिए ध्यान से, ये तीनों आ गए यहां पर। अब चलिए अब देखते हैं, फिर से देखिएगा। ये क्या आया, आर आ गया, तो इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, आर रहा होगा। ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा, आर रहा होगा। कितने इंटरचेंज हुए यहां पर, 2 इंटरचेंज हुए। 2 इंटरचेंज में क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा वही पहले वाले का आंसर आ जाएगा। ये मैं दोनों केसेस इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप कुछ भी ऐसा नहीं छूटे कि एग्जाम में आ जाए तो आपसे क्वेश्चन ना बने। और देखिए यहां तो हम समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा, मान लीजिए आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिला, ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया, ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया, यहां पर NH2, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां COOH। आपने देखा ये 4, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हो गया। आपने देखा लोएस्ट प्योरिटी यहां पर नहीं है, तो आप क्या करिए, एक इंटरचेंज करिए, इसको हटाइए यहां से, CH3 इधर आ गया, H यहां चला गया। दूसरा H को यहां से हटाइए, H यहां पहुंच गया, NH2 इधर आ गया। फिर आप इस पर फिर से नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। अब फाइनली क्या हो गया, एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से पूरी कहानी बताता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए। थोड़ा अच्छे से फोटो बना देता हूँ। ऐसा है, मान लीजिए यहां पर आपको दिया CH3, यहां आपको दिया H, यहां दिया COOH और यहां दिया NH2। आप क्या देखेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसको डैश लाइन पे ले जाना है। आप क्या किए, H को यहां लेके आए और CH3 को वहां लेके गए, फर्स्ट इंटरचेंज। H को यहां लेके आ गए, CH3 को इधर लेके चले गए। फिर उसके बाद इस H को यहां लेके चले आए, NH2 के यहां लेके आ गए, तो यहां से NH2 इधर आ गया और H यहां चला गया। लोएस्ट प्रायोरिटी आपका डैश लाइन पे चला गया। अब आप नंबर दे दिए, 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3,
और ये हो गया नंबर 4। लोएस्ट प्योरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर होता है। घुमा लीजिए 1 2 3, ये क्लॉकवाइज ही घूमा तो ये आर है। अब आप देखिए आपने 2 बार इंटरचेंज किया ना, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल भी आर रहा होगा, खत्म हो गया काम, ठीक है ना। तो अगर 1 इंटरचेंज हुआ तो उल्टा 1 इंटरचेंज 1 इंटरचेंज। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं अब, फिर इसको लिख लेंगे बाद में। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा देखिए पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी, ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या आया, एस आया, और इसमें क्या आया, आर आया। ए एस है और बी आर है। ए जो है एस है, हमने जब पूरा कहानी देखा तो क्या पता चला कि जो ए है वो एस है और बी जो है वो आर है। इसका मतलब कनेक्टिविटी वगैरह सब सेम है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। इसका मतलब बोले तो ये इनेंसियोमर्स हैं। समझ में आया क्या? हाँ, हमने जो सीखा उसको लिख लेते हैं। हमने क्या सीखा, अगर हमको 1 इंटरचेंज करना पड़े, 1 इंटरचेंज करना पड़े तो क्या होगा, आर के बदले में एस हो जाएगा और एस के बदले में आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 इंटरचेंज करना पड़ा तो आर के बदले में आर ही रहेगा, एस के बदले में एस ही रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इंटरचेंज से रिलेटेड। क्लियर हुआ बात इतना? तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया एग्जामिनर ने टार्टेरिक एसिड, ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड O, OH, 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 C डबल बॉन्ड O, OH, ये दे दिया। और दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया C डबल OH, OH, C डबल OH, H, HOH, और पूछ लिया इन दोनों मॉलिक्यूल में, इसको मान लीजिए बोल देता हूं 1 और इसको बोल देता हूं 2, और पूछ लिया कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है। एक यहां वेजडेस प्रोजेक्शन में दिया और एक फिशर प्रोजेक्शन में दिया। आरएस कन्फिग्रेशन परफेक्ट है तो कोई तकलीफ नहीं, आरएस कन्फिग्रेशन परफेक्ट नहीं है तो तकलीफ ही तकलीफ है। पहले कंडीशन देखिए, यहां पर जरा देखिए, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ऐसे यहां पर ये कायरल कार्बन है, यहां कायरल कार्बन है। कंडीशन कैसी, सिमेट्रिकल है। देखिए C डबल OH, C डबल OH, 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 CHOH। इधर देखिए C डबल OH, C डबल OH, CHOH, CHOH, सिमेट्रिकल कंडीशन है। मतलब हो सकता है मीजो कंपाउंड मिल जाए, ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिया, हाइड्रोजन नहीं दिया तो ऑब्वियस है वो कहाँ रहेगा, डैश लाइन पे रहेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे ही रहेगा। भाई हाइड्रोजन नहीं दिया ना तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन डैश लाइन पे रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन अपने से बना लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने अपने से बना लिया। ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 4, OH हो गया प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 2 और ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 3। जरा घुमा के देखो, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 कैसा घुमाया आपने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, S हो गया। लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज R, तो एंटी क्लॉकवाइज S।
फिर आपने इसको लिए देखिए, ये हो गया प्रियोरिटी नंबर 1 OH, H नहीं दिया तो अपने से लिख लीजिए H, फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा, ये सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगा और ये थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा। घुमाइए 1 2 3, 1 इधर 2 इधर 3 इधर, 1 2 3, कैसा घुमाया आपने ये? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है? डैश लाइन, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना मतलब ये क्या हो जाएगा? एस, तो ये भी एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आ गया हमको यहाँ पर? एस एस आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको देखिए, चलिए देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर, लोहार। अभी घुमाया कैसा आपने? एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाया है। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर, तो ये हो गया आर। चलिए दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं। ये हो गया OH 1, हाइड्रोजन 4, COOH 2 और ये वाला ग्रुप 3। घुमाइए 1 2 3, 1 2 3 घुमाया, 1 2 3 घुमा दिया। देखिए 1 इधर 2 इधर 3 इधर, 1 2 3 घुमा दिया। कैसा घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो लोहार को याद करिए। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। घुमाया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आर हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या मिला? आर आर। अब क्या मिला हमको? दोनों इधर दिखा देते हैं। फर्स्ट कंपाउंड मिला एस एस, सेकेंड कंपाउंड मिला आर आर। यहां हमने देखिए 1 2 3 कैसा घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे था, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। यहां पर भी हमने 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे था, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। यहाँ एस एस मिला, यहाँ आर आर मिला। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सर ये दोनों एक दूसरे के, तो फर्स्ट क्या मिला? फर्स्ट मिला आर आर या 2R 3R। सेकेंड क्या मिला? सेकेंड क्या मिला? एस एस। क्या कह सकते हैं दोनों के बारे में आप? आर आर, सेकेंड में क्या मिला? एस एस। आर आर एस एस, आर का मिरर इमेज एस, आर का मिरर इमेज एस। आर आर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइट को घुमाएंगे, एस एस दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइट को घुमाएंगे, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये एनेंसियोमर हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों यहां पर ऐसा? 1 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, hence their mirror images are non-superimposable, hence their mirror images are non-superimposable। ये कंसेप्चुअली आपने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4,
COOH, CHOH, CHOH, COOH, COOH, CHOH, CHOH, COOH। कनेक्टिविटी सेम है। इस कंपाउंड को दे देते हैं नाम फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं सेकंड। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। इसके आगे जो भी होगा अगले क्लास में देख लेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। इसके बाद फिर वीडियो पॉज करके सेकंड नोट करिए, वीडियो पॉज करके सेकंड एग्जाम्पल नोट करिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल नोट करिए वीडियो पॉज करके। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आंसर नोट कर लीजिए ए बी का। अब ये नोट करिए 1 इंटरचेंज पे क्या होगा, 2 इंटरचेंज पे क्या होगा। अब वीडियो पॉज करके ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल नोट करिए। आंसर नोट करिए। और उसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आज की कहानी। अगले लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।